जी Okay. सर। Okay, that's great. Okay. बिफोर क्लासेस स्टार्ट करने से कुछ इसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ये यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें जो बताए गए हैं। ठीक है, आप लोगों को बाकी क्लासेस में भी बताया गया होगा, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ आप लोग। ठीक है, सबसे पहले जो है थिंग्स नीड टू कंसिडर बिफोर क्लास। क्या होता है कि प्लीज मेरे से यानी कि आप लोग बात नहीं करेंगे माइक पे, सिर्फ चैट पे जो है मैसेज वगैरह या टेक्स्ट वगैरह जो है आप जो है लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, प्लीज ट्राई टू अवॉइड एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग इट। यानी कि आपके साथ बच्चे बैठे हों या फैमिली मेंबर्स हों या कोई इस तरह का शोर हो तो प्लीज वो डिस्टर्बेंस ना कीजिएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ पे जो है रिकॉर्डेड हो रहा है। ठीक है। नंबर थर्ड, मार्क योर अटेंडेंस बाय सिंपली राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स। जब आप एक दफ़ा क्लास ज्वाइन कर लें तो जस्ट सिंपली आप टेक्स्ट कर दें जो है बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर अपने नाम के साथ, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस लग जाए। क्योंकि इन केस ऑफ लाइट भी फेल हो सकती है, सिग्नल भी ब्रेक हो सकते हैं या नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसीलिए आप अपना जो है इंद्राज नाम जो है वो करवा लें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है डोंट ट्राई टू कॉपी द स्लाइड्स, ऑल द कोर्स स्लाइड्स विल बी गिवन टू यू। ठीक है, ये है कि आपको ये तमाम स्लाइड्स दी जाएंगी, तो इसलिए कॉपी करना या इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना, तो इसके लिए आपको आपके पास जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। सही है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये है कि ऑल द क्लासेस जो है ये अवेलेबल होंगी LMS यानी कि उर्दू यूनिवर्सिटी की साइट पे। ठीक है, अब बेटा मैं जा रहा हूँ आपकी क्लास स्टार्ट करने की। अच्छा, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द बायोरिएक्टर्स। ठीक है, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, क्या फंक्शंस होता है इनका, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या रोल होता है और कहाँ पे ये यूज़ होते हैं। आप लोगों ने जो है अब तो आप फाइनल ईयर में हैं, तो लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोरिएक्टर्स के बारे में। चलें, बायोरिएक्टर्स के बारे में ना पढ़ा हो तो ऑटोक्लेव के बारे में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। ऑटोक्लेव क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या चीज़ होती है, उसके बारे में आपको पता है। ऑटोक्लेव जस्ट जो है हम स्टरलाइज करने के लिए यूज करते हैं। स्टरलाइजेशन किस चीज़ की स्टरलाइजेशन, जस्ट लाइक ग्लासवेयर की स्टरलाइजेशन, बाकी चीज़ों की स्टरलाइजेशन, ताकि एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर तमाम वो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएं, या हमारे पास जो भी जो है इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम स्टरलाइज कर रहे हैं उनके अंदर जो भी कंटामिनेशन हो या सरफेस पे कंटामिनेशन हो वो खत्म हो जाए। अच्छा, बायोरिएक्टर्स क्या होता है कि बायोरिएक्टर्स आप देख रहे हैं जस्ट लाइक इसकी बॉडी जो है सिलेंड्रिकल है, वेजल लाइक है। ठीक है, और ये मैन्युअली जो होता है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। ठीक है, और ये जो है कहाँ पे यूज़ होता है, इसके क्या क्या जो है वो हैं, वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन। तो ये है क्या। अच्छा, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जस्ट लाइक हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बायोरिएक्टर रेफर्स टू एनी मैन्युफैक्चर्ड डिवाइस आर सिस्टम दैट सपोर्ट्स अ बायोलॉजिकल एक्टिव इन्वायरमेंट। यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिव इन्वायरमेंट का मकसद होता है कि इसके अंदर जो हम वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवा सकते हैं, उनके कंपाउंड्स को, उनके जो हैं बहुत सारी अदर चीज़ों को जो है हम जो है करवा के ग्रो करवा के उनके जो हैं बाकी जो हैं उनके मटेरियल को या कंपाउंड्स को हम लेते हैं। सही है। अच्छा, इन वन केस अ बायोरिएक्टर्स अ वेसल इन विच अ केमिकल प्रोसेस इज कैरिड आउट। अच्छा, इसके अंदर केमिकल प्रोसेस वो केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को चाहिए, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को चाहिए, और बायोकेमिकली एक्टिव सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम सच ऑर्गेनिज्म। या हम वो सब्सटेंस गेन करते हैं जस्ट लाइक एंजाइम्स हैं, जस्ट लाइक बाकी जो मटेरियल्स हैं, या हम जो कंपाउंड्स हैं वो हम जो है डिराइव करते हैं, वो ऑब्टेन करते हैं बायोकेमिकली बायोरिएक्टर में से। आ रही है बेटा समझ में बात? अगर जहाँ पे समझ पे ना आए तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये है कि मैं स्लाइड्स तो चलाता जा रहा हूँ, लेकिन आपको जहाँ पे ना आए तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, आगे। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है एक्सक्यूज मी बेटा, सर। हैंड रेज करें सर प्लीज, क्योंकि माइक का यूज ना करें। हाँ बोले बेटा आप। जी बेटा। जी जी, सैयदा वजिया बेटा। सर हमें साइड नजर नहीं आ रही है। सर हमारे पास स्लाइड चेंज नहीं हो रही। स्लाइड नजर नहीं आ रही आपको? मैं वंस अगेन स्लाइड शेयर कर देता हूँ। नहीं आ रही नजर तो आप फौरी बोल दिया करिएगा। ठीक है, आ रही नजर बेटा आप? यस सर, अब आ रही है।
आ रही है सबको नजर? सही है बेटा। चल, अच्छा, जैसी स्लाइड आपको नजर नहीं आया फौरी आप माइक का यूज कर सकते हो, मुझे बोल सकते हैं सर स्लाइड नजर नहीं आ रही। ठीक है बेटा। अच्छा, चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट इसका है क्या होता है बायोरिएक्टर? एन एपरेटस फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर जो है हम बल्क क्वांटिटी के लिए, क्योंकि वैसे तो आपने इंक्यूबेटर देखा है हमारी लैब में, इंक्यूबेटर छोटा है जिसमें हम ग्रो करवाते हैं ऑर्गेनिज्म, लेकिन बायोरिएक्टर्स जो हैं हम बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं या बाकी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे हम लोग इसका जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, कौन से ऑर्गेनिज्म? वो ऑर्गेनिज्म जो हमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, जो फार्मास्यूटिकल जो है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए हमें उनकी जरूरत पड़ती है, या मेडिसिन के लिए, ड्रग्स के लिए, या आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं फार्मिंग के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है। आपको एक और चीज सुन के बड़ा हैरत होगी कि अलगल फार्मिंग, अलजी की फार्मिंग यहाँ पे पाकिस्तान पे की जाती है, जिसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। चलें, ऑर्गेनिजम्स ईस्ट बैक्टीरिया और एनिमल सेल अंडर कंट्रोल कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल कंडीशन? कंट्रोल कंडीशन का मकसद है तमाम फिजिकल पैरामीटर्स, जैसे पीएच, टेम्परेचर वगैरह तमाम चीजें जो हैं वो अंडर कंट्रोल कंडीशंस हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके और क्या इंपॉर्टेंट है? यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस बता चुका हूँ। टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन्स और एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हैं या एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है हम यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है जस्ट लाइक पेनिसिलियम, जिससे हम क्या करते हैं, पेनिसिलिन ऑब्टेन करते हैं। या इसकी एग्जांपल क्लोरेला की दे देता हूँ मैं, अलजी है क्लोरेला, ठीक है, उसमें से हम क्लोरीन एंटीबॉडीज जो एंटीबायोटिक है हम वो यूज करते हैं या वो गेन करते हैं। अच्छा, अब उनको हम क्या करते हैं, बायोरिएक्टर्स के अंदर ग्रो करवाते हैं, यानी कि बल्क क्वांटिटी के अंदर। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि वो वैक्सीन से या वो एंटीबॉडीज जो हैं हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, और वो जो है बायोरिएक्टर के अंदर ग्रो करते हैं। सही है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसका और क्या काम है? आल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल बाय प्रोडक्ट सच एज इन बायो कन्वर्जेशन ऑफ कार्बन इनटू इथेनॉल। अच्छा, इसके अलावा हम इस बायोरिएक्टर के अंदर रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, जिसके प्रोडक्ट से हम जो है बायो कन्वर्जन करवाते हैं और हम जो है उसमें से सब्सटेंस लेते हैं। इसकी एग्जांपल लिखा है कार्न इनटू इथेनॉल। कार्न मेज को कहा जाता है, ठीक है। कार्न की जो रॉ मटेरियल होता है या बायो प्रोडक्ट होता है कार्न का रॉ मटेरियल आप समझते हैं, ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए। कार्न का जो मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है, उसको बायोरिएक्टर के अंदर यूज करवाया जाता है, ठीक है। उसको उसमें से क्या किया जाता है, इथेनॉल यूज किया जाता है। अच्छा, सिंपली मैं आपको शुगर केन की मिसाल दे देता हूँ। शुगर केन आपको पता है, शुगर केन जो है इंडस्ट्रीज के अंदर हम शुगर केन का यूज करते हैं, शुगर जो है हम ऑब्टेन करते हैं। जो रॉ मटेरियल बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम जो है फर्दर अल्कोहल, इंडस्ट्रीज के अल्कोहल के लिए, बाकी चीजों के लिए हम उसमें से फर्मेंटेशन करवा के बैक्टीरियल एक्टिविटी करा के बाकी जो है हम चीजें लेते हैं। तो ये जो है शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर भी बायोरिएक्टर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। दिस प्रोसेस कैन आइदर बी एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक और एनएरोबिक, आपको कॉन्सेप्ट पता है, एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एनएरोबिक जो है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक हैं या एनएरोबिक है, वो बैक्टीरिया जो एरोबिक हैं या एनएरोबिक है, तो ये बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं कि ये दोनों टाइप्स के होते हैं। जस्ट लाइक एरोबिक भी बायोरिएक्टर्स मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, नॉन एरोबिक भी मिलते हैं, और बाज़ोकात जो है डुअल फंक्शन, यानी कि दोनों फंक्शंस इसके अंदर होते हैं। यानी कि अगर आप कुछ ऑर्गेनिज्म को एरोबिक जो कंडीशन में करवाना चाह रहे हैं, वही एक बायोरिएक्टर होगा जो एरोबिक कंडीशंस में आ जाएगा, और फर्दर कुछ अरसे के बाद आप उसको एरोबिक में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी मैन्युअली वो हो जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे चले। इट इज आल्सो यूज्ड टू कल्चर एरोबिक सेल्स फॉर कंडक्टिंग सेल्यूलर और एंजाइमेटिक इम्बालाइजेशन। ठीक है, बाजू का हम क्या करते हैं, सेल्स को कल्चर करवाते हैं या एरोबिक कल्चर करते हैं सेल्स को, जिसका मकसद क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज या बाकी एक्टिविटीज जो हैं उसको हम यूज करने के लिए या वो ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। फंक्शंस, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ बायोरिएक्टर्स। ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैं लास्ट स्लाइड्स में बता चुका हूँ, लास्ट चीजों में बता चुका हूँ, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
ठीक है, जिस तरह बता चुका हूँ आप लोगों को, सच एज एंटीबॉडीज एंड इंसुलिन। तो इंसुलिन और एंटीबॉडीज को जो है प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए बायो रिएक्टर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी किया जाता है, बाकी इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ये होते क्या हैं, किस तरह की शेप होती है? दे आर स्ट्राइल वेजल्स, वेजल्स यानी कि सिलेंड्रिकल विथ टेम्परेचर कंट्रोलर, ठीक है, एंड गैसिंग फैसिलिटीज रिक्वायर फॉर स्टार्टिंग अ बायोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय गैसिंग फैसिलिटीज, यानी कि इसके अंदर हम जो है वेपर है या स्टीम जो बनता है उसको रिलीज करवा सकें, पास आउट करा सकें, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं ऑटोक्लेव की दे सकता हूँ। ऑटोक्लेव हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट गेज होते हैं, डिफरेंट जो है मीटर होते हैं जो हमें प्रेशर का भी बताते हैं, टेम्परेचर की बताते हैं, ठीक है। हम एक स्टेज पे आके जो स्टीम और जो अंदर प्रेशर डेवलप हो चुका होता है उसको हम रिलीज कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसके अंदर भी तमाम वो फैसिलिटीज मौजूद होती हैं, क्योंकि हमें बायो केमिकल रिएक्शन के लिए बाजों का जो है बहुत सारे जो है वेपर्स को, स्टीम को या गैसेस को या टेम्परेचर जो भी अंदर है उसको मेंटेन रखने के लिए हमें डिस्चार्ज करनी पड़ती है गैसेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ओवर टेम्परेचर, ठीक है। किन किन चीजों को कंट्रोल किया जाता है? टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच लेवल, ऑक्सीजन लेवल एंड स्टायरिंग रेट। व्हाट डू मीन बाय स्टायरिंग? तो अंदर जो होता है इसके अंदर एक स्टर लगा होता है, वो जो है फ्रीली मूव करता है बहुत स्पीड के साथ, ठीक है। एंड स्टरिंग रेट, अच्छा उसके अंदर भी जो है आरपीएम आपको पता होगा, ठीक है, आरपीपीएम वगैरह आप लोगों ने इस पे काम किया होगा कभी। एंड स्टीयरिंग रेट will yield the most suitable conditions necessary for maximize cell growth and productivity, ठीक है। तो स्पेसिफिक हम इसमें अंदर टाइम टेम्परेचर रखते हैं, मॉइस्चर रखते हैं। अच्छा, वो डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनिजम्स पे। जस्ट लाइक आप फंगल ग्रो करवा रहे हैं, उनका अपना टेम्परेचर होता है, बैक्टीरिया है उसका अपना टेम्परेचर होता है। जस्ट लाइक कुछ इस तरह के जो हैं होते हैं ऑर्गेनिजम्स जिसका स्पेसिफिक टेम्परेचर थर्मोफिलिक होता है। जस्ट लाइक मैं पेनिसिलियम की आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वो कुछ इस तरह के स्ट्रेन हैं पेनिसिलियम के, वो 40 प्लस पे ग्रो करते हैं, 40 प्लस टेम्परेचर पे। तो उसके लिए जो आपको है वो टेम्परेचर जो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा या टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा वो 40 प्लस देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेम्परेचर वही आपको फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एज कम्पेयर टू फंगल डिजीज आप देख ले, फंगल ऑर्गेनिज्म के लिए आपको 30 +-2 30 तक देना पड़ता है टेम्परेचर। तो हर ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो उसका टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच लेवल, ऑक्सीजन लेवल तमाम जो है वो एक जो है हमें स्टैंडर्ड लेवल पर या स्पेसिफिक लेवल पर जो है हमें वो करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। फॉर किस चीज के लिए? सेल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। या हमें सेल ग्रोथ चाहिए होता है या प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट पे। अच्छा, तब बायोरिएक्टर्स आर कॉमनली सिलेंड्रिकल, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वेजल्स लाइक होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, रेंजिंग इन साइज फ्रॉम लीटर्स टू क्यूबिक मीटर्स। अच्छा, तो इसकी वेरे करती है साइज डिफरेंट है, लीटर्स टू क्यूबिक मीटर्स। 1 लीटर से लेकर 1 लीटर तो खैर मैं नहीं बोल सकता, इसमें और भी ज्यादा हो सकता है। जी मुर्तजा यूसुफ बेटा, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? आपने रेज किया है हैंड। जी मुर्तजा यूसुफ बेटा, you want to ask something? चलें, इट्स ओके। मुर्तजा यूसुफ, you raise your hand। चलें, इट्स ओके। आगे चलते हैं। तो बायोरिएक्टर्स आर कॉमनली सिलेंड्रिकल रेंजिंग फ्रॉम डिफरेंट साइज लीटर। सर आवाज सही नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही प्रॉपर्ली सबको? नहीं सर, नहीं आ रही, कट के आ रही है बहुत। जी बेटा, सबके साथ यही मसला है। हेलो, कैन यू लिसन मी ऑल ऑफ यू? सर अभी थोड़ी देर पहले नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैंने ऑफ करके दोबारा से ऑन किया तो वो सही आने लग गई है। बीच बीच में बहुत कट रही है आवाज। अच्छा, मे बी ड्यू बेटा, मे बी ड्यू टू सिग्नल की रेंज की वजह से या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है, मे बी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। खैर वीडियो ये जो है लेक्चर रिकॉर्डेड हो रहा है, मैं शेयर कर दूंगा, इट्स ओके, नथिंग एल्स, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं फिर भी ये शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं। द बायोरिएक्टर्स आर कॉमनली सिलेंड्रिकल, जो सिलेंड्रिकल शेप है इसकी वेरी करती है साइज लीटर टू क्यूबिक मीटर एंड मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का मेड अप होता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो है दिस इज द जो है बायोरिएक्टर,
और ये जो बायोरिएक्टर है ये डिफरेंट साइज के होते हैं और डिफरेंट साइज के वेरी करती हैं। अच्छा, इसको भी हमें जो है ऑपरेट करने के लिए, हैंडल करने के लिए स्पेसिफिक जो है प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है, जैसे लाइक लैब कोट है, मास्क है, हेड वेयरिंग है, या हमें जो है इस तरह का प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है ताकि इसको जो है ना यूज करने वक्त बहुत सारे जो है खतरात भी लाक होते हैं और हम इसको स्पेसिफिक अलग से जो है प्लेसमेंट करते हैं, अलग से जगह पे इसको रखा जाता है, क्योंकि इसके लिए जो है स्पेसिफिक एरिया होता है, क्योंकि इसमें से गैसेस भी डिस्चार्ज होती हैं और इसका टेम्परेचर भी जो है मेंटेन होने के बाद ये बहुत ज्यादा जो है गर्म हो जाता है, तो इसके लिए हम इसको अलग रूम के अंदर प्लेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बायोरिएक्टर्स हैं जो कि कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर प्लेस किए हुए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि डिफरेंस बिटवीन बायोरिएक्टर्स एंड फर्मेंटर क्या होता है, कि बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं और फर्मेंटर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है बायोरिएक्टर्स और फर्मेंटर के। अच्छा, तो ज्यादा इसके, हालांकि फर्मेंटर जो होता है वो बायोरिएक्टर की ही टाइप है। अच्छा, बायोरिएक्टर्स द वेसल दैट फैसिलिटीज वेरियस टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, बायोरिएक्टर्स के अंदर हम मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हैं, केमिकल एक्टिविटीज और बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो है हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। हाल और फर्मेंटर के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर सिर्फ फर्मेंटेशन का काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हम फर्मेंटेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो फर्मेंटर इज आल्सो टाइप ऑफ बायोरिएक्टर। तो ये फर्मेंटेशन एक बायोरिएक्टर की ही टाइप है। ठीक है, अच्छा, फर्दर मोर आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, बायोरिएक्टर्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स, क्योंकि बल्क क्वांटिटी के अंदर हम इसमें मेडिसिन की भी प्रिपरेशन करवाते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की भी, एंटीबॉडीज की भी जो मैं आपको बता के आ चुका हूँ, और वैक्सीन की भी। अच्छा, और जो फर्मेंटर्स होते हैं इसके अंदर सिर्फ हम प्रोड्यूस करवाते हैं लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। ठीक है, ये जो है बाय प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरिया है। तो हम जो है ज्यादातर जो है फर्मेंटर्स के अंदर इसी चीज को जो है प्रोड्यूस करवाते हैं, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखें, बायोरिएक्टर्स एंड फर्मेंटर्स आर टू टाइप्स ऑफ वेसल्स दैट अलाउ टू अकरेंस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि ये कंपैरिजन भी है, एक पॉइंट है कि जिसके अंदर हम बायोकेमिकल रिएक्शंस पे काम करते हैं, किस चीज से, बाय प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर रिएक्शन। रिएक्शन हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं वो कंडीशंस जिससे रिएक्शन हो। किस चीज का रिएक्शन हो, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का, बायो ऑर्गेनिजम्स का रिएक्शंस हो इसके अंदर। सही है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, रोल ऑफ बायोरिएक्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में इनका क्या रोल है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में बायोरिएक्टर्स का सबसे ज्यादा रोल होता है, क्योंकि आप जिस तरह देख रहे हैं, बायो मीन बायो, लाइफ, रिएक्टर्स यानी कि एक्टिविटीज। ठीक है, वो तमाम काम, वो तमाम एक्टिविटीज जो हैं एक डिवाइस के अंदर हों, उसे बायोरिएक्टर्स कहा जाता है, जिस तरह मैं आपको लास्ट स्लाइड्स में बता के चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके तीन जो है मेजर स्टेजेस हैं बायोटेक्नोलॉजिकली। ठीक है, नंबर 1 आप आ जाएं। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर द कल्टीवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द कल्टीवेशन प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है कि इसके अंदर हम बल्क क्वांटिटी के अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया जो है प्रिपेयर करते हैं या प्रोवाइड करते हैं बायोरिएक्टर को, जो कि कल्टीवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कल्टीवेशन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर देखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन, व्हाट डू मीन बाय कल्टीवेटेड ऑर्गेनिज्म। कल्टीवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये मकसद है जो ऑलरेडी सर्वाइव कर रहे हैं, जो जिंदा हैं। इसकी एग्जांपल मैं ये बता सकता हूँ, आप लोगों ने एक जो है किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा आनियन सेल पर। ठीक है, आनियन पे आप लोगों ने क्या किया था कि आनियन आप लोगों ने जो है बोटल्स पे लगा दिए थे, लेकिन वो तो उसका न्यूट्रिएंट्स था पानी, लेकिन आप पानी चेंज भी करते थे हर दूसरे दिन। तो दूसरे दिन चेंज करने का मकसद ये था कि पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो नेक्स्ट डे, क्योंकि वो तो सारे एब्जॉर्ब कर चुका होता है, प्लांट ले चुका होता है, लेकिन नेक्स्ट डे चेंज करने का मकसद न्यू न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जो है न्यूट्रिएंट्स जो है यूटिलाइज करवाने होते हैं। इसी तरह न्यूट्रिएंट्स मीडिया हम प्रोवाइड करते हैं कल्टीवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि उसका कल्टीवेशन प्रोसेस प्रोमोट हो सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, आ रही है बात समझ में आप लोगों को बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, द कोर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन बायोरिएक्टर्स आल्सो कॉल्ड फर्मेंटर्स आर इन अदर इक्विपमेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे,
हम क्या करवाते हैं इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर रिप्रोडक्शन, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन है वो प्रोसेस भी हम कंटिन्यू रखते हैं। जाहिर बात है कुछ जो कल्टीवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम दोबारा न्यूट्रिशन देते हैं, तो वो इस जब मेच्योर कंडीशंस आ जाती है तो उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अंदर ही बायोरिएक्टर के अंदर होता है। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए भी हम जो है इनको न्यूट्रिशन देते रहते हैं, तो और बायोरिएक्टर्स के अंदर इस जो है पर्पस के लिए भी, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो हम गेन भी कर सकें और उनकी जो पॉपुलेशन है या सर्वाइवल पीरियड है वो जो है एक्सटेंड होता रहे, बढ़ता रहे। ठीक है बेटा, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, ऑब्टेनिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, जब ये मेच्योर स्टेज पे हो जाता है, इनकी रिप्रोडक्शन भी हो जाती है, इनका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है यानी कि जो हमें गेन करना होता है, जैसे लाइक एंजाइम्स हैं या कुछ और सेल्यूलर सब्सटेंसेस है, वो हमें अगर चाहिए होते हैं तो हम वो फाइनल स्टेज पे जाके उसको जो है बायोरिएक्टर्स में से लेते हैं। ऑब्टेनिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट आर सब्सटेंस फ्रॉम द कल्टीवेटेड मीडियम। ठीक है, जो मीडिया हमने दिया होता है या मीडियम हम उनको प्रोवाइड करते हैं, उस मीडिया में से हम क्या करते हैं, उन सब्सटेंस को या उन जो है जो सब्सटेंस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हम ले लेते हैं। दिस स्टेज इंक्लूड्स ऑपरेशंस। इस स्टेज पे बहुत सारी ऑपरेशंस होती हैं, जस्ट लाइक हमने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ले लिए, लेकिन उनको सेपरेशन करना, फिर प्योरिफिकेशन करना और अदर टेक्नोलॉजीज को यूज करके वो ऑब्टेन करना एक प्रोसेस होता है अलग से। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ये बता सकता हूँ, जिस तरह हनी बी कीपिंग मैनेजमेंट है। हनी बी यानी कि हनी बी को जब वो करवाई जाती है, फार्मिंग करवाई जाती है शहद की मक्खी की, जब फार्मिंग होती है, जब वो बिल्कुल यानी कि उसका तकरीबन आई थिंक 2 महीने रिक्वायर होते हैं, 1 महीना के 2 महीना, ऑस्ट्रेलियन जो हनी बी होती है। तो उसके बाद वो जो है उसके अंदर शहद आ जाती है, हनी आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हनी बी को जो है वो सेपरेट करते हैं, उसके बाद जो है उसके छत्ते में से या उसका जो प्रोडक्ट होता है उसमें से हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर बाकी उसी चीज को दोबारा फिक्स करके वापस लगाना होता है। यानी कि एक उनके पास स्टेजेस होते हैं डिफरेंट, उसकी सेपरेशन है, फिर प्योरिफिकेशन है, यानी कि फिर वो उसको किसी नेट की नेट या किसी फाइन नेट से वो क्या होता है उसको पास आउट करते हैं, उसको जो है प्योर करते हैं, फिर वो जाके मार्केटिंग होती है। तो इसमें भी ये जो है कुछ टेक्नोलॉजीज हैं फाइनल प्रोडक्ट गेन करने के लिए, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, सेपरेशन करना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन एंड अदर टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, विच आर कनेक्टेड विद ऑब्टेनिंग द कमोडिटी फार्म, यानी कि फिर जो जिस फार्म में है उस फार्म में हमें लेना होता है। ठीक है, ये जो है मेन रोल है बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये है कि बायो रिएक्टर्स आर जनरली यूज इन दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद फूड, बीवरेज और फार्मास्यूटिकल्स। अच्छा, ये जो है बायो रिएक्टर्स का सबसे ज्यादा, आ रही है आवाज बेटा आप लोगों को? यस सर। अच्छा, हेलो, आ रही है आवाज? जी बेटा, आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है, आवाज आ रही है। स्लाइड नजर आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, एक मिनट बेटा। Bioreactors are generally used in those industries which are concerned with food, beverage and pharmaceuticals. 3 इंडस्ट्रीज मेन है जिसमें यूज किया जाता है, फूड, बीवरेज और फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं आगे वाली पॉइंट पे। ठीक है, द एमरजेंस ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग इज ऑफ रिसेंट ओरिजिन। ज्यादातर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में इसको यूज किया जाता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए, बायोकेमिकल जो है सब्सटेंस प्रोडक्शंस के लिए, तो वहां पे सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, processing of biological materials using biological agents such as cells, enzymes or antibodies are the major pillars of biochemical engineering. अच्छा, किस चीज का प्रोसेस किया जाता है बायोलॉजिकल मटेरियल से? बायोलॉजिकल एजेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स? बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं वो एजेंट्स जो ग्रो कर रहे हैं बायोरिएक्टर के अंदर। ठीक है, वो जो है बायोलॉजिकल एजेंट्स बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल एजेंट्स फंजाई भी हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल एजेंट्स कुछ और ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसमें से हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल्स को ऑब्टेन करते हैं, सच एज सेल्स। क्या पता हमें उसके सेल का काम करना हो, सेल्स की स्टडी करनी हो, सेल्स
को कहीं पे यूज करना हो, या एंजाइम्स की एक्टिविटीज को यानी कि यूज करना हो, या एंटीबॉडीज को हमने यूज करना हो, ये जो है मेन पिलर है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है बेटा। अच्छा, क्लासिफिकेशंस एंड टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स। ठीक है, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन ये जो बेस करता है जनरली क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स, दो बहुत बड़े ग्रुप्स हैं, उन पे ये ज्यादातर डिपेंड करता है। नंबर 1 आ जाता है सस्पेंडेड ग्रोथ बायोरिएक्टर्स। सस्पेंडेड ग्रोथ बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं कि इसके अंदर जो है वो तमाम कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं। द रिएक्टर्स यूज माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म अंडर एरोबिक, जो मैं लास्ट स्लाइड्स में बता चुका हूँ, एनएरोबिक और सीक्वेंशियल एनएरोबिक ऑब्लिक एरोबिक कंडीशंस। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि इस रिएक्टर के अंदर, इस टाइप्स के जो बायोरिएक्टर्स होते हैं, इसके अंदर या तो वो बायोरिएक्टर्स एरोबिक होते हैं कंप्लीटली सेपरेट, या एनएरोबिक होते हैं कंप्लीट। ठीक है, या इसके अंदर सीक्वेंशियल होते हैं, यानी कि एरोबिक भी एनएरोबिक भी, दोनों इसके अंदर जो है वो कंडीशंस होती हैं। फिर वो आप लोगों की मर्जी है जिस पे आप इसको जो है रखें। अच्छा, टू बायोजार्प, व्हाट डू यू मीन बाय बायोजार्प? आई थिंक आप लोगों को पता होगा, बायोजार्प ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बायोडिग्रेड देम टू इनोसियस रेजिड्यूज। होता क्या है कि बायोजार्प का मकसद ये होता है वो ऑर्गेनिज्म जो एब्जॉर्ब करें, जो उन कंपाउंड्स को रिमूव कर दें। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको रिमूव कर दें, उनको जो है वो एब्जॉर्ब कर लें, एंड बायोडिग्रेड देम। और रेजिड्यूल्स का मकसद वो होता है वो ऑर्गेनिज्म जिसका कुछ चीजें को रह जाएं। अब जस्ट लाइक हम हार्वेस्ट करते हैं, वीट को हार्वेस्ट करते हैं, वीट को हार्वेस्ट तो कर देते हैं, बाकी जो उसके जो है पार्ट होता है प्लांट का नीचे वाला, वो जमीन के अंदर रह जाता है, तो वो रेजिड्यूल्स कहलाते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, पेडी क्रॉप्स। आपको पता है राइस जिसको कहा जाता है, राइस जो होता है वो एक छिलके के अंदर होता है, वो छिलका जो होता है वो रेजिड्यूल्स होता है। तो इसी तरह जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके रेजिड्यूल्स भी रह जाते हैं, और जो है वो मीडिया पे रह जाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनको बायोजार्प, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बायोजार्प कर लेते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अच्छा, इसके अलावा सस्पेंडेड ग्रोथ बायोरिएक्टर्स के अंदर इस टाइप के जो है रिएक्टर्स के अंदर और क्या होता है, द माइक्रोबियल एक्टिविटी इन द सिस्टम प्रोड्यूस बायोमास, यानी कि इसके अंदर जो है बायोकेमिकल जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो प्रोड्यूस करता है बायोमास दैट इज रिमूव्ड बाय gravity sedimentation with a portion of the settled biomass recycled to maintain a desired mixed liquid suspended solids concentrations in the bioreactors. बायोरिएक्टर्स के अंदर कुछ इस तरह के सेंडिमेंट्स भी होते हैं जो कि यहाँ ग्रेविटिविटी होती है जो कि अपनी तरफ उसको खींच लेते हैं, यानी कि एक जगह पे उनको सेटल कर देते हैं, उस बायोमास को जमा कर देते हैं जो बाद में रिसाइकल हो जाते हैं। तो ये जो है ऑटो होते हैं जिसको सस्पेंडेड ग्रोथ बायोरिएक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल है बैच रिएक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं, CSTRS भी आ जाते हैं, प्लग फ्लो रिएक्टर्स भी आ जाते हैं, और कुछ और भी। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा बैच रिएक्टर्स क्या होते हैं, CSTRS रिएक्टर्स बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, और प्लग फ्लो बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, वो आगे स्लाइड्स में आ जाता है। अच्छा, एक ग्रुप ये हो गया, और जो सेकंड ग्रुप है वो है बायोफिल्म बायोरिएक्टर्स। अच्छा, इन रिएक्टर्स के क्या होता है, इन बायोफिल्म रिएक्टर्स मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अटैच्ड टू अ सरफेस। इसके जो है सरफेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच होते हैं, या उनको इस मैनर से रखा जाता है रिएक्टर की कि वो सरफेस पे प्रेजेंट रहें। ठीक है। अच्छा, बायोफिल्म्स आल्सो यूज रेगुलरली फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट and then bacteria can either absorb or break down toxic substance in the water. क्या होता है कि एडवांस कंट्रीज के अंदर क्या किया जाता है, आवाज आ रही है बेटा मेरी आप लोगों को? Can you listen me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, that's great. Biofilms also used regularly for wastewater treatment. जो है अपना एडवांस कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि एडवांस कंट्रीज जैसे लाइक यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे क्या करते हैं कि वेस्ट वाटर या जो सेवरेज वाटर है वहां पे इन बायोरिएक्टर्स को लगाया जाता है, यूज किया जाता है। किस पर्पस के लिए बायोफिल्म को यूज किया जाता है? ताकि वो जो वेस्ट वाटर है उसमें से जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं या जो हैवी मेटल्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाए, और वही वाटर जो है वेस्ट वाटर वो फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हैं, या आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं, उसमें जो है फिशरीज प्रोडक्शन होती है या बाकी जो बेनिफिशियल चीजें होती हैं वो सारी चीजें होती हैं।
तो ये एक बायोफिल्म बायोरिएक्टर का मकसद ज्यादातर जो होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया को यूज किया जाता है, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं पानी के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है या बाकी चीजों को वो खराब कर सकती है। तो ये चीजें जो हैं बहुत सारी जो है एडवांस कंट्रीज के अंदर यूज की जाती हैं बायोफिल्म रिएक्टर्स जिसका नाम है। ठीक है, तो मैं आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोफिल्म रिएक्टर्स, बहुत सारे इसके काइंड्स हैं, इंक्लूड मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स भी होता है, फिल्डाइज्ड बेड रिएक्टर भी होता है, पैक बेड रिएक्टर होता है, एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर होता है, एंड अब फिलो एनएरोबिक सलेज ब्लैंकेट रिएक्टर्स, ये सारे इसकी टाइप्स हैं जो कि इसके अंदर जो है पाई जाती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नंबर 1 पे, सस्पेंडेड ग्रोथ रिएक्टर्स। ठीक है, जो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अब इसके अंदर जो है नंबर 1 आता है वो है द बेच बायोरिएक्टर। A typical batch reactor consists of tank and integral heating cooling system. ठीक है, हीटिंग ऑब्लिक कूलिंग, यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है इसके अंदर। टैंक मकसद आप समझते हैं एक सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर एक वेजल लाइक एक टैंक, जिस तरह पानी के टैंक हैं जो लोहे के मिलते हैं मार्केट में, इसी तरह के जो है वो टैंक होते हैं। इंटीग्रल हीटिंग भी है और प्लस कूलिंग, दोनों ऑप्शंस इसके अंदर होते हैं। सही है बेटा? अच्छा, these vessels may vary in size, जाहिर बात है इनकी डिफरेंट साइज होती हैं, फ्रॉम 1 लीटर टू मोर देन 15,000 लीटर, 1 लीटर से शुरू होता है और 15,000 लीटर तक इसका जो है वो टैंक या वेजल्स जो हैं वो बायोरिएक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, these are usually fabricated in steel, जाहिर बात है इसकी बॉडी जो है स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ग्लास लाइंड स्टील है, गिलास है, लिक्विड एंड सॉलिड्स आर यूजुअली चार्ज वाया कनेक्शन इन द टॉप कवर ऑफ द रिएक्टर्स। तो इन तमाम चीजों की जो होती हैं बॉडीज इन चीजों से बनी हुई होती हैं, और लिक्विड और सॉलिड्स को डिस्चार्ज करने के लिए इनके कनेक्शन टॉप ऑफ द कवर रिएक्टर्स पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा, वेपर्स एंड गैसेस आल्सो डिस्चार्ज थ्रू कनेक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि वेपर और गैसेस को डिस्चार्ज किया जाता है थ्रू कनेक्शन इन द टॉप, जो टॉप वाले होते हैं, जो गेज होते हैं या कनेक्शंस होते हैं, उससे डिस्चार्ज किया जाता है वेपर और गैसेस को। लिक्विड्स जो है वो यूजुअली बॉटम ऑफ द उसको बॉटम में से डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, इसकी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये जो है इसका एक सिस्टमेटिकली डायग्राम है जो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, ये शाफ्ट है, ऊपर वाले जो गेज है इनमें से जो है वो जो है हम गैसेस वगैरह या वेपर वगैरह को डिस्चार्ज करते हैं, और जो नीचे जो लिखा हुआ है हीट ट्रांसफर फ्लूइड वगैरह जो है वो हम नीचे इसमें से जो है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, ये अगर आप देख सकें तो ये भी इसके अंदर जो है फॉर्मेशन से। अच्छा, इसके बाद आ जाता है CSTR। व्हाट डू यू मीन बाय CSTR? द कंटिन्यूअस स्टर्ड टैंक रिएक्टर्स, इसको जो है आल्सो नोन एज वेट और बेक मिक्स रिएक्टर। ये भी बड़े